हाँ तो चलो चालू करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना। नाम से समझो, बेसिकली पाइलोरस वाले रीजन अपना जो ये स्टमक होता है ना, स्टमक में 4 रीजन होता है, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरी। तो ज़्यादातर इसी एरिया को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको अपन लोग क्या कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कराता क्या है ये? अल्सर कराता है, पेप्टिक अल्सर। इसलिए इसको अपन लोग कहाँ कहाँ पैथो में भी पढ़ेंगे, फार्मा में भी पढ़ेंगे, माइक्रो में भी पढ़ेंगे। पैथो में इसका पैथोलॉजी पढ़ेंगे, फार्मा में कौन सा ड्रग्स देते हैं, और माइक्रो में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके ये जो कौन कॉज करा रहा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ना, तो इसके बारे में समझेंगे कि करा कैसे पा रहा है। समझे? तो क्या है अपना टॉपिक? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो 2-4 टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। देखो क्या क्या टॉपिक्स होगा। पहले अपन लोग इसके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि ये अपना कॉलोनी बना कैसे पाता है अपने अंदर। तो पावर्स पढ़ेंगे। अब उसका पावर समझ में आ गया तो फिर अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाएगा वो देख रहे होंगे। अब जो चेंजेस लाए तो अपने अंदर फिर वो मैनिफेस्टेशन, मतलब अपने बीमारी जो जो होगा उसके कारण से उसको अपन लोग बोलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और जब बीमारी हो गया तो आदमी लैब में जाएगा दिखवाने के लिए, तो लैब डायग्नोसिस। मेन यही 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्या क्या है? कोलोनाइजेशन, जो उसके पावर हुए, अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस करा रहा है, उसके कारण अपने बॉडी में क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और फिर लैब डायग्नोसिस। तो चलो पावर देखते हैं। तो देखो पहले मैंने यहाँ एक टॉक्सिक चीज़ दिखाया ना, यूरिया। यूरिया अपने बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो जैसे मान लो क्या होता है, ये अपना जो बैक्टीरिया है ना, ये एक तो एसिड रेजिस्टेंट होता है। अब एसिड रेजिस्टेंट कैसे, मतलब क्या, देखो बेसिकली इसको रहना कहाँ है, पेट में रहना है। अब पेट में होता है गैस्ट्रिक एसिड, तो गैस्ट्रिक एसिड से तो इसको बचना पड़ेगा। तो क्या करता है, पेट में जो यूरिया होता है ना, उसको ये अपने, इसके पास रहता है एक ठो एंजाइम, कौन सा? यूरिएज एंजाइम। नाम में ही यूरिएज है, क्या करता होगा, यूरिया को तोड़ता होगा। तो यूरिया को तोड़ के अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और वो अमोनिया क्या करता है, बफर का काम करता है। ये अपन लोग 12th की 11th में पढ़े थे शायद। बफर क्या करता है, पीएच को चेंज होने में मेंटेन रखता है, समझे ना। तो ये बेसिक पीएच बना देता है अपने स्टमक में, ताकि इसका एसिड से ये बच सके, समझे ना। कुछ नहीं याद रहा तो ये समझना कि यूरिया को तोड़ के अमोनिया बनाया, और अमोनिया क्या है, बफर है, और ये बफर इसको एसिड से बचा के रखता है, सिंपल। साथ में देखो एक एंजाइम अपन लोग पढ़ ली, सबसे मेन एंजाइम यही है, कौन सा? यूरिएज एंजाइम। दूसरे क्या है, एमाइडेज और अर्जिनेज। ये भी इसी प्रोडक्शन में, इसी में अमोनिया को फॉर्म होने में हेल्प कराते हैं। अमाइडेज और अर्जिनेज, अमाइड का बॉन्ड बनाने में अमाइडेज हेल्प करता है, और अर्जिनिन अमीनो एसिड होता है तो अर्जिनेज। तो अमाइडेज और अर्जिनेज। तो बेसिकली एसिड, पहला पावर क्या हुआ इसका, एसिड रेजिस्टेंस, एसिड से बचता है 3 एंजाइम की वजह से। पहला क्या, यूरिएज, दूसरा अमाइडेज, और तीसरा अर्जिनेज, ठीक है। अब देखो दूसरा इसके पास पावर क्या है, मोटिलिटी, इधर से उधर जा सकता है। जैसे मान लो ये अपना स्टमक का ये सरफेस है, तो ये मान लो एसिड यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया। अब यहाँ ज़्यादा तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो इधर उधर मूव कर सकता है। तो मूव कैसे करता है, इसके पास ना 4 to 8 यूनिपोलर फ्लैजिला। यूनिपोलर फ्लैजिला मतलब क्या, एक साइड में ही सारे हैं, तो ये एकदम मस्त इसको आगे की तरफ पुश कर देते हैं। तो 4 to 8 यूनिपोलर फ्लैजिला, इसके कारण ये मोटाइल रहता है वहाँ के विस्कस इन्वायरमेंट में, सिंपल। पहला पावर क्या था, एसिड से रेजिस्टेंस, जो किसकी वजह से हो रहा था, 3 एंजाइम, यूरिएज, अमाइडेज और अर्जिनेज। मोटिलिटी देखिए, मोटिलिटी किसकी वजह से हुआ, फ्लैजिला की वजह से। कैसे, 4 से 8 फ्लैजिला पीछे लगे हुए थे, इसको मोटाइल बना दिया। तीसरा क्या, अब देखो इसको बेसिकली डिस्ट्रक्शन अल्सर करना है। अल्सर कैसे होगा, जैसे मान लो ये सेल्स है, ये अपना बैक्टीरिया है, तो इससे जब तक चिपकेगा नहीं तब तक इसमें अल्सर प्रोड्यूस कैसे करेगा। तो चिपकाने के लिए इसका जो ग्लू होता है उसको एडिसिन कहते हैं अपन लोग। तो देखो इसमें दो, एक है जो कि अपने म्यूकोसल एपिथेलियम से चिपकाता है। एक है ब्लड ग्रुप एंटीजन बाइंडिंग एडिशन, जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन से बाइंड कराएगा। दूसरा जो चिपकाने से एसोसिएटेड लिपोप्रोटीन है, मतलब एडरेंस एसोसिएटेड लिपोप्रोटीन। क्या होता है बेसिकली, देखो बैक्टीरिया है, उसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपोप्रोटीनियस होता है। अब वहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको अपन लोग क्या कहेंगे, एडरेंस एसोसिएटेड लिपोप्रोटीन, समझे। और दूसरा अपने पास ब्लड ग्रुप से बाइंड करने के लिए ब्लड ग्रुप एंटीजन से बाइंडिंग वाला एडिशन, ठीक है ना। एडिशन कांस्टेंट ही रहेगा, बस ये याद कर लो, ये लिपोप्रोटीन से एसोसिएटेड है और ये वाला ब्लड ग्रुप से एंटीजन से एसोसिएटेड है। तो 3 पावर याद कर लिए अभी तक, एसिड रेजिस्टेंस जो कि एंजाइम की वजह से हो रहा था, मोटिलिटी जो कि फ्लैजिला की वजह से हो रहा था, एडिशन चिपकाना, 2 ग्लू था, एक तो ब्लड ग्रुप से एंटीजन से चिपकाने वाला ब्लड ग्रुप एंटीजन बाइंडिंग एडिशन, और दूसरा लाइपोप्रोटीन एडिशन एसोसिएटेड, ठीक है। चौथा है अब ये ऐसे ही कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है ना, अपने बॉडी में जब भी बैक्टीरिया आते हैं ना, तो अपनी बॉडी क्या है, फ्री रेडिकल भेज देते हैं। मान लो फ्लोरीन पे एक रेडिकल है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर पूरा मेटाबॉलिज्म खराब करके इसको मार देता है। तो ये उससे बच जाता है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कैसे, ये डिटॉक्सीफाइंग एंजाइम मतलब अपना प्रोड्यूस उसको हटा देता है, उसके फ्री रेडिकल्स को हटा देता है। तो उसकी वजह से क्या, जो एक्ट इसके अंदर घुस रहे थे वो सब फ्री रेडिकल्स वो घुस नहीं पाते, घुसेगा नहीं तो डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा। तो वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अपने में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, ठीक है ना। किस ख्याल से, फ्री रेडिकल और डिटॉक्सीफाइंग एंजाइम की वजह से। तो इसका 4 पावर हुआ। ये अच्छे से नहीं भी समझ में आया तो इन तीनों के बारे में तो अच्छे से समझ लो, क्या क्या है, एसिड रेजिस्टेंस, मोटिलिटी और एडिशन। एसिड रेजिस्टेंस 3 एंजाइम, यूरिएज, अमाइडेज और अर्जिनेज। मोटिलिटी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला,
एडिशन में ब्लड ग्रुप वाला और लाइपोप्रोटीन वाला, और इसमें तो डॉक्सीफाइंग एंजाइम का फ्री रेडिकल। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, 4 पावर्स हो गए। सिंपल। अब देखते हैं अपने बॉडी में क्या चेंजेस ला रहा होगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें कुछ कुछ टॉक्सिन अपन लोग निकालेंगे। क्या क्या, एक है अपना वैके। अब इसको मैंने ना डायग्राम याद रख लोगे तो याद आसान होगा। देखो क्या है, जैसे ये वैके निकाले ना, वैके अपन लोग पढ़ेंगे वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन, मतलब वैक्यूल बनाने वाला। वैक्यूल तो पढ़े होगे ना, जैसे प्लांट सेल होता है उसका 80 से 90% हिस्सा वैक्यूल खाता था, जिसमें पानी भरा रहता था, टोनोप्लास्ट, वही वैक्यूल। तो क्या है, नॉर्मल सेल है, इसमें वैक्यूल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, छोटा सा है एकदम ये। ठीक है, पर जैसे ये वैक एंटीजन आता है ना, तो इसमें वैक्यूल को बड़ा करा देता है, समझे ना। तो अभी बस फोटो को याद रखो, वैक एंटीजन इस पर काम करेगा तो ये बड़ा हो गया। दूसरा क्या है, केजे। केजे का मतलब क्या है, साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन ए। ये क्या कराता है, सिंपल इसमें लिखा हुआ है। पहले वैके को समझते हैं। वैक्यूलेटिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है वैक का, वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन मतलब क्या, सेल को तोड़ने वाला टॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन। सिंपल, साइटो मतलब सेल, तो वैक्यूल बनाने वाला, तो वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए सब में ही आ रहा है। क्या कराएगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन करा रहा होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्मा एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो वैक्यूल समझ में आ गया कि एपिथेलियल सेल का जो साइटोप्लाज्म था उसके अंदर वैक्यूल बना दिया। दूसरा क्या है, केजे। केजे क्या करता है, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन। इसमें बेसिकली दो चीज़ है, इसलिए इसको एसोसिएशन लिखा है। इसमें दो चीज़ को काम कराएगा। क्या क्या कराएगा, उसके मेटाबॉलिज्म को तोड़ेगा। मेटाबॉलिज्म को कैसे तोड़ रहा होगा, देखो क्या होता है। पहले तो ये देखो मैंने क्या किया है, नॉर्मल सेल को मैंने पहले बाहर से ऐसे तोड़ मोड़ बना दिया। मतलब क्या, इसका साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट को ख़राब कर देगा। ठीक है ना, और साइटोस्केलेटन क्या करता है, इसके शेप को मेंटेन करके रखता था। अगर वही ख़राब हो गया तो शेप खराब हो जाएगा। तो वही देखो, इसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिख रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटोंकोजीन। अब देखो मैंने इसके सेंटर में भी लाल लाल कर दिया, मतलब क्या, जीन में भी कौन सा जीन एक्सप्रेस होने लग गया, प्रोटोंको। ऑंको मतलब क्या, कैंसर से एसोसिएटेड। तो ऐसे जीन जो कैंसर करवाते होंगे वो जीन एक्टिवेट हो जाने लग जाते हैं। तो अब जो कैंसर करवाते होंगे वो क्या करवाएंगे, फिर इन्फ्लामेशन करवाएंगे। तो वही उनके कारण जो निकल रहा होगा वो होगा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। साइटोकाइन कुछ नहीं होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का टाइप ही होता है, कीमोकाइन, साइटोकाइन। तो साइटोकाइन का अगर स्प्लिट करोगे ना, साइटो मतलब सेल और काइन मतलब ले जाने वाला, तो साइटोकाइंस। तो इन्फ्लामेशन का सिग्नल जो ले जाते हैं ना, उनको अपन लोग बोलते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। समझे। तो कैजे कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है बेसिकली, कैजे का फुल फॉर्म क्या है, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन है। सिंपल, ये मेटाबॉलिज्म को तोड़ रहा है। कैसे, बाहर और अंदर से। बाहर कैसे, बाहर साइटोस्केलेटल के रीअरेंजमेंट को तोड़ दे रहा है, और अंदर क्या करा रहा है, प्रोटोंकोजीन का एक्सप्रेशन करा रहा है। उसके कारण क्या निकल रहा है, इन्फ्लामेशन के सिग्नल, मतलब प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। सिंपल। तो पहला अपन लोगों ने चेंजेस देखा, वैक्यूल्स वैक्यू एंटीजन के कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर बन गया क्या, वैक्यूल बन गया। दूसरा अपन लोगों ने क्या देखा, केजे के कारण क्या हो रहा है, बाहर से टूट रहा है, अंदर से टूट रहा है। ठीक है। तीसरा देखो क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मिमिक्री समझते हो ना, मतलब कॉपी करना। तो क्या होता है, देखो इसके सरफेस में मैंने बनाया एक तो क्या, एलपीएस। ये देखो, दो एंटीजन और एंटीबॉडी समझते हो ना, जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना वो एंटीबॉडी है, और जो ब्लड में तैर रहा है एंटीजन को मारने के लिए वो एंटीबॉडी होता है। तो देखो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है ये दोनों, तो ये दोनों एंटीजन है। ठीक है ना। तो देखो जो बैक्टीरिया के सेल पे प्रेजेंट है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस ऑफ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी था, उसके ऊपर जो एंटीजन था उसको एलपीएस बोले। दूसरा क्या है अपना, ये गैस्ट्रिक में देखोगे ना, पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ये सब पढ़े थे अपन लोग। तो गैस्ट्रिक का जो पैराइटल सेल है जो कि अपना एचसीएल सीक्रेट कर रहा है, उसके ऊपर एंटीजन होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं लुइस ब्लड ग्रुप एंटीजन। ठीक है ना। यहाँ भी अपन लोग ब्लड ग्रुप एंटीजन अभी पढ़ के आए थे। देखो ब्लड ग्रुप एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, उसी से हेल्प करते हैं बाइंड करने से। तो देखो एच पाइलोरी में क्या है, एलपीएस है, अपन लोग पढ़ लिए। और गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के पास क्या होता है, लुइस ब्लड ग्रुप एंटीजन। अपन लोग उसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या होता है बेसिकली, देखो ये हमारे पेट का स्टमक है, स्टमक का पैराइटल सेल है, उसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो बॉडी तो इसको अपना मानेगी। और जो ये अपना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन है एलपीएस, ये तो दूसरा है, पर ये और ये सिमिलर लगते हैं। तो बैक्टीरिया क्या देखता है, मतलब अपना बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे मैक्रोफेज आया यहाँ पे, देखा कि अच्छा इसके ऊपर एलपीएस है, ये एलपीएस तो इसी की तरह दिख रहा है, मतलब ये अपना ही आदमी है, तो इसको किल नहीं करेगा। सिंपल, समझे। तो वही मॉलिक्यूलर मिमिक्री कैसे किया, जैसे ही एलपीएस दिखा, एलपीएस किसकी तरह दिख रहा होगा, लुइस ब्लड ग्रुप एंटीजन की तरह दिख रहा होगा, तो इम्यून रिस्पांस घट जाएगा। ठीक है ना। तो जो अपना टी सेल्स थे उनका डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, कम हो जाएंगे, वो जो अपना मारने वाले थे। ठीक है ना। और साथ में क्या होगा, अगर मान लो अगर इम्यून रिस्पांस कम होगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब वो आदमी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, तो देखो इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन रही होगी और इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन रही होगी, तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाएगा। तो इंक्रीज्ड इंडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडी ज़्यादा बन जाएगी, वो म्यूकोसा से ही बाइंड करके, जैसे जैसे देखो इसके अगेंस्ट बना एंटीबॉडी, तो इसके अगेंस्ट भी बन रहा होगा, दोनों सेम ही है, और इससे जाके बाइंड करा देगा, तो यहाँ पे बर्बादी हो जाएगी। मतलब क्या,
क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। तो जिसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स कम है उसके अंदर टी सेल घट जाएगा, पर जिनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा ही एक्सप्रेस हो रहा है उनके अंदर ऑटो एंटीबॉडी और बनेंगी, वो म्यूकोसा को और तोड़ेंगी, रिएक्ट विद म्यूकोसल एपिटोप, और फिर उसके कारण क्या हो रहा है, क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस। इसको क्रोनिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन ना, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनेगी और धीरे धीरे तोड़ेगी, तो क्रोनिक इसलिए लंबा टाइम लग रहा है। और गैस्ट्राइटिस मतलब क्या, स्टमक का इन्फ्लामेशन करा देगा, इसलिए गैस्ट्राइटिस, समझे, सिंपल। तो ये अपना ये क्या हो गया इसका चेंजेस। बेसिकली 3 चीज़ देखें इसमें अपन लोग, एक वैके देखे, वैके मतलब क्या, वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन हो गया, केजे मतलब क्या, साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए हो गया, और तीसरा अपना मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखे, ठीक है। वैके क्या करा रहा था, इसके अंदर वैक्यूल फॉर्म करा दे रहा है। केजे क्या कर रहा है, बाहर और अंदर को डिस्टर्ब कर रहा है, बाहर साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट को खराब कर दे रहा है, और अंदर न्यूक्लियस में क्या करा दे रहा है, प्रोटोऑन्कोजीन्स का एक्सप्रेशन करा दे रहा है। वो क्या निकालते हैं, इन्फ्लामेशन वाले प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करा दे रहे हैं, सिंपल। और इसके पास एक एंटीजन है जो कि अपने बॉडी की तरह दिखता है, उस एंटीजन का नाम क्या है, लिपोपोलिसैकेराइड, LPS, ठीक है ना। वो किसकी तरह दिखता है, लुईस ब्लड ग्रुप एंटीजन की तरह, सिंपल। ये भी एल से चालू हो रहा है, ये भी एल से चालू हो रहा है, इससे याद कर लेना। तो इसके कारण क्या होगा, या तो अपने अंदर या तो इम्यून रिस्पॉन्स कम हुआ, अगर कम हुआ तो अपना टी सेल्स कम बनेंगे, और अगर अपने अंदर ज़्यादा है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो ऑटो एंटीबॉडी में कुछ से बाइंड करा के गैस्ट्राइटिस, समझे। तो अपन लोग अभी तक 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक उसके अंदर क्या पावर्स हैं, वो अपने अंदर क्या चेंजेस कर सकता है। पावर्स क्या क्या पढ़े, एसिड रेजिस्टेंस, मोटिलिटी, चिपकने के लिए एडेसिन, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव। इसके अंदर 3 एंजाइम था, यूरिएज, अमाइडेज और अर्जिनेज। मोटिलिटी किसकी वजह से हो रहा था, फ्लैजेला की वजह से। एडेसिन में अपन लोग क्या पढ़े, ब्लड ग्रुप एंटीजन और लिपोप्रोटीन, ठीक है। और रेजिस्टेंस में तो एंजाइम और ये तो चलो ठीक है। इसमें अपन लोग 3 पढ़े, वेके, केजे और मॉलिक्यूलर मेमोरी, समझे। इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि अपने अंदर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करा रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो 2 चीज़ करा रहा होगा, या तो ये इन्फ्लामेशन कराएगा या तो ये अल्सर कराएगा। तो अगर ये इन्फ्लामेशन करा रहा है तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। तो एक्टिव गैस्ट्राइटिस, अभी हम लोग पढ़ के आए एक्टिव गैस्ट्राइटिस, इसको ये कौन सा गैस्ट्राइटिस हो रहा था, क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस। तो देखो या तो ये इन्फ्लामेशन कराएगा तो ये अल्सर कराएगा। तो ये गैस्ट्राइटिस किस एरिया पे हो रहा होगा ना, उस डिपेंड पे करेगा। तो देखो अगर सिर्फ इंटेस्टाइन के पास करा रहा है, ठीक है ना, तो देखो मैंने क्या बताया था, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, ठीक है ना। तो अगर इंटेस्टाइन के पास करा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। और अगर पूरे पेट में हो रहा है तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, पेन गैस्ट्राइटिस, सिंपल। तो देखो कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, एंट्रम, एंट्रम के पास हो रहा है, एंट्रम के बाद क्या निकलता है, ड्यूडेनम निकलता है। तो अगर ये बहुत दिन तक चलता रहा ना एंट्रल गैस्ट्राइटिस, तो उससे अपने को क्या हो जाएगा, ड्यूडेनल अल्सर हो जाएगा, समझे। और पूरे पेट में अगर फैल रहा है तो उसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, पेन गैस्ट्राइटिस। तो उसके कारण किसके चांसेस हो जाएगा, पेट का कैंसर होने का चांस, मतलब क्या, एडिनोकार्सिनोमा, सिंपल, समझे। तो अपन लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या पढ़े, 2 चीज़ हो सकता है, या तो इन्फ्लामेशन या तो अल्सर। इन्फ्लामेशन को अपन लोग कहेंगे एक्टिव गैस्ट्राइटिस, और अल्सर को अपन लोग क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सरिटिस। एक्टिव गैस्ट्राइटिस अगर पूरे पेट, अगर इंटेस्टाइन के पास हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एंट्रस गैस्ट्राइटिस। क्यों, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, एंट्रम, एंट्रम के बाद क्या आ जाता है, ड्यूडेनम। तो ये इंटेस्टाइन के पास है, तो ये एंट्रम वाले रीजन में जब भी होगा तो उसको क्या कहेंगे, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। और वो ड्यूडेनम के पास है तो अगर ये बहुत दिन तक हुआ तो वो ड्यूडेनम में जाने का चांस है, तो ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस, ठीक है ना। सिमिलरली अगर पूरे पेट में हो रहा है तो उसको पैन को पूरा कहते हैं, तो पैन गैस्ट्राइटिस। ये क्या था, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ये क्या है, पैन गैस्ट्राइटिस। और अगर पूरे पेट में हो रहा है ना तो कैंसर होने के चांसेस, मतलब क्या, एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा समझते हो ना, कार्सिनोमा का होता है मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, और एडिनो का मतलब क्या, वहाँ के ग्लैंड्स का कैंसर हो जाना, समझे। तो एडिनोकार्सिनोमा, सिंपल। तो 2 पार्ट हो रहा है, या तो उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, एक्टिव गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, पैन गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा। पेप्टिक अल्सर समझे, तो देखो मेनली क्या कराता है, ड्यूडेनम में कराता है, तो ड्यूडेनल अल्सर का ज़्यादातर मतलब गैस्ट्रिक में भी हो सकता है पर चांसेस ज़्यादातर इसके होते हैं, इसलिए इसको इसमें ड्यूडेनम में अल्सर बन रहा होगा, ठीक है ना। तो हो कैसे रहा होगा, देखो एच पाइलोरी आया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कराया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अपना पेट है और ये मान लो यहाँ ड्यूडेनम तक पहुँचा, वो यहाँ पे एच पाइलोरी आया, तो इम्यून सेल चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री से थोड़ा बच रहा था, पर कुछ तो समझ जाएंगे कि ये तो साला बाहर का है, तो उसके कारण कि अपने बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। अब क्या है, जैसे मान लो ये अपना इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे अपना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के आसपास अपने नॉर्मल सेल भी होंगे, तो जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसको तो मारने की कोशिश करेगा, पर ये सेल्स भी तो डैमेज हो रही होंगी ना। तो सेल्स डैमेज होगी तो कौन सा अपना डी सेल जो होते हैं ना वो डैमेज होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, 2 चीज़ होता है, जैसे अपने पेट में गैस्ट्रिक एसिड है ना, तो एक इंजाइम इसको बढ़ाता है और एक इंजाइम इसको घटाता है। जो बढ़ाता है वो सिंपल से नाम से समझ में आ रहा है, गैस्ट्रिक को बढ़ाने वाला गैस्ट्रिन,
सिंपल। लेकिन जो घटाता है ना उसका नाम क्या होता है, सोमैटोस्टेटिन। ये पढ़े भी होगे, ग्रोथ हार्मोन से भी रिलेटेड रहता है ये, तो सोमैटोस्टेटिन। तो क्या होता है, डी सेल जो होता है ना बेसिकली सोमैटोस्टेटिन बना था, अब इन्फ्लामेशन हुआ तो डी सेल टूट गया, डी सेल टूट गया तो सोमैटोस्टेटिन कम बना, पर गैस्ट्रिन तो उतना ही बन रहा था अपने बॉडी में, तो गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो उसके कारण अल्सर हो जाएगा, सिंपल। और गैस्ट्रिक मेटाप्लेशिया, अब आपको बताना है कि मेटाप्लेशिया क्या होता है, सिंपल कमेंट्स में, ठीक है ना। तो अपने पास दो चीज़ हुआ मैनिफेस्टेशन के अंदर, क्या क्या हुआ, इन्फ्लामेशन या फिर अल्सर। इन्फ्लामेशन को आईटीसी कहते हैं ना, तो एक्टिव गैस्ट्राइटिस, और अल्सर में कौन सा, पेप्टिक अल्सर डिजीज। एक्टिव गैस्ट्राइटिस में अगर एंट्रम के पास हो रहा तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस, और पूरे पेट में हो रहा तो पेन गैस्ट्राइटिस। और एंट्रम सिंस ड्यूडनम के पास है तो अगर ये बहुत दिन तक हुआ तो प्री डिस्पोज, मतलब चांसेस क्या करा देगा, ड्यूडनल अल्सर का। और अगर पूरे पेट में हो रखा है तो किस चीज़ का चांस है कि कैंसर हो जाएगा। और ड्यूडनल अल्सर का चांस अपन लोग समझ लिए कैसे हुआ, डी सेल को तोड़े, सोमैटोस्टेटिन कम हुआ, गैस्ट्रिन बढ़ा, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा, तो ये अल्सर हो गया, या फिर चांसेस ऑफ मेटाप्लेशिया, ठीक है ना। ये अपना सिंपल हो गया क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये छोटे छोटे हैं, जैसे देखो अभी क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस तो वहाँ पढ़ के हैं यहाँ पे, देखो इसके अलावा ये क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, पर्नीशियस एनीमिया कैसे करा रहा होगा, देखो पेट का काम होता है विटामिन B12 एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। अब सिंस यहाँ पे गैस्ट्राइटिस हो रहा है, यहाँ जो एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स थे टूट रहे हैं, तो एब्जॉर्ब थोड़ी हो पाएंगे, वो तो बाहर निकल जाएगा खाने के साथ, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो अपने अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, तो पर्नीशियस एनीमिया। और एडिनोकार्सिनोमा तो पढ़ के आए अपन लोग, तो ये अदर्स, अगर ये नहीं भी याद करते हो तो चला है, पर ये याद रख लेना, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस सिंपल है, मैंने देखो दो बापू बनाए हैं, एक अपना नॉर्मल बापू है और एक एम बापू है, ठीक है। तो नॉर्मल बापू मतलब क्या, ये बिना छेड़छाड़ ज़्यादा अपने बॉडी में तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे, सिंपल सिंपल अपना सैंपल लेंगे, अपना स्टूल का सैंपल ले लिए, ब्लड का सैंपल ले लिए, उसमें से देख कर लिए। इसमें क्या अपन लोग थोड़ा इन्वेसिव करेंगे, अपने बॉडी से छेड़छाड़ कर रहे होंगे, तो अभी पढ़ेंगे कैसे होता है। तो देखो एक होता है नॉन इन्वेसिव और एक इन्वेसिव। तो देखो नॉन इन्वेसिव में क्या किया जाता है, अपना जो स्टेन इस्तेमाल किया जा रहा है ना, बेसिकली जो सैंपल कलेक्ट किए और सैंपल पे जो स्टेन लगा रहे हैं ना अपन लोग, वो कौन से स्टेन लगा रहे हैं, वॉर्थिन स्टारी सिल्वर स्टेन, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये स्टार का फोटो लगा दिया, वॉर्थिन स्टारी सिल्वर स्टेन। फिर जब स्टेन लगाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे होंगे ना अपन लोग, तो माइक्रोस्कोप में वो कैसा दिख रहा होगा, ग्राम स्टेनिंग या फिर कल्चर। तो ग्राम स्टेनिंग में वो ग्राम अपन लोग पढ़े हैं, इकोलाई अभी पहले पढ़ के आए थे, वो भी ग्राम नेगेटिव था। ये भी क्या होता है, घटिया आदमी है ना, ग्राम नेगेटिव, ये अपने अंदर डिजीज करा रहा है, इसलिए इसको ग्राम नेगेटिव से याद कर सकते हो कि कर्व्ड ग्राम नेगेटिव अपीयरेंस होता है। और अगर उसका मॉर्फोलॉजी, ये सब थोड़ा की फीचर होता है, लिखना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इसमें मॉर्फोलॉजी जो होता है उसको होता है सीगल शेप मॉर्फोलॉजी, इसलिए मैंने ये फोटो। तो जब भी तुम लैब डायग्नोसिस पढ़ो ना, तो इनको याद करने की जगह इनको याद करो। जैसे स्टेन में क्या, स्टार को याद करो, तो एटलीस्ट स्टार तो लिख पाओगे ना। तो वॉर्थिन स्टारी सिल्वर स्टेन, एटलीस्ट स्टार स्टेन तो लिख पाओगे, कुछ तो आएगा। माइक्रोस्कोपी में क्या याद रखना, इसको ग्राम नेगेटिव लिखो ना लिखो, सीगल मॉर्फोलॉजी जरूर लिखना, ठीक है ना, सीगल शेप मॉर्फोलॉजी। फिर उसमें माइक्रोस्कोपी में एक तो ग्राम स्टेनिंग कर दिए, कल्चर तो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दो, और उसमें देखो स्कीइंग होता है ना, तो स्कीइंग से ही निकाला गया है स्कीरोमीडिया, ठीक है। या तो चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार तो सिंपल है, ब्लड को हीट करके चॉकलेट बना लो, तो चॉकलेट अगार सिंपल, समझ में। तो अपना ये स्टेन हो गया, फिर अपना क्या हो गया, माइक्रोस्कोपी। फिर अपना देखो तीसरा क्या होता है, बायोप्सी यूडीएस टेस्ट। क्या होता है, जैसे गैस्ट्रिक का बायोप्सी निकाले, मतलब जैसे स्टमक है ना, स्टमक का टिश्यू निकाले अपन लोग, ठीक है। और टिश्यू को अपन लोग किस पे देखें, ये क्या, टिश्यू को अपन लोग यहाँ माइक्रोस्कोप में मतलब टिश्यू का सैंपल निकालने को अपन लोग क्या कहते हैं, बायोप्सी। तो जब उसका बायोप्सी निकाले, उसको यहाँ पे डाले, ठीक है ना, इस कंटेनर में क्या डाला हुआ था, यूरिया और पीएच का इंडिकेटर, ठीक है ना। अभी अपन लोग पढ़ के आए हैं, इसके पास एक पावर होता है क्या, यूरियज एंजाइम का, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे, अगर गैस्ट्रिक का बायोप्सी, अगर इसमें एच पाइलोरी होगा तो इसके अंदर यूरियज भी होगा, और यूरियज क्या करेगा, यूरिया को तोड़ेगा, और यूरिया जैसे ही तोड़ा तो पीएच चेंज हो जाएगा, और पीएच चेंज हुआ तो कलर बदलेगा, तो पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें एच पाइलोरी था, सिंपल, समझे। तो नॉन इन्वेसिव में अपन लोगों ने क्या किया, सैंपल लिया, उसको स्टेन, सैंपल में याद ही नहीं आ रहा अच्छे से, पर आई गेस ब्लड का होगा या तो फिर टिश्यू सैंपल होगा, इसको मैं देख के एक बार कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो स्टेन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वॉर्थिन स्टारी सिल्वर स्टेन। माइक्रोस्कोपी में अपना ग्राम स्टेन में क्या देख रहे हैं, सीगल शेप मॉर्फोलॉजी जो कि ग्राम नेगेटिव है। कल्चर कौन सा है, स्कीइंग वाला या चॉकलेट अगार। और बायोप्सी में तो समझ में आ गया ना, सीधे इसमें डाले, यूरिया को तोड़ा और कलर चेंज होगा तो अपने को डिटेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो ये कौन सा पार्ट था, नॉन इन्वेसिव सिंपल बापू। अब अपन लोग एम बापू पे चलते हैं। तो एम बापू में क्या होता है, देखो यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें अपन लोग खिलाते पिलाते, क्या एक सॉल्यूशन पिलाएंगे यूरिया का अपने अंदर,
ज़्यादा अपना वो नहीं होगा, डेंजरस नहीं होगा, थोड़ा ही सैंपल दिया जाता है। तो यूरिया का एक सैंपल दिया जाएगा जिसमें वो जो यूरिया है बेसिकली क्या है, अपना प्रोटीन के टूटने से ही बन रहा है। अब उसमें भी कार्बन था तो यूरिया में भी कार्बन होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा यूरिया देते हैं हम लोग जिसमें जो कार्बन है वो नॉर्मल कार्बन, कार्बन 12 नहीं है। कौन सा कार्बन देते हैं, कार्बन 13 देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसको तोड़ेगा यूरिया से, यूरिया था, यूरिया टूटा किसके हेल्प से, यूरिया जिसके पास एंजाइम था, तो क्या बना, CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है ना। तो वो यूरिया से ही तो CO2 बन रहा है ना। तो जो CO2 बना वो अपने अपने ट्यूब से अपन लोग उसको फूकेंगे, तो जैसे ही फूकेंगे तो CO2 जैसे कलेक्ट हुआ, उसको अपन लोग लैब में लगाएंगे तो देखेंगे कि अच्छा ये तो रेडियो सेंसिटिव है, मतलब रेडियो एक्टिव पाया जा रहा है, मतलब अच्छा ये यूरिया को अपने बैक्टीरिया ने तोड़ा है, सिंपल, ठीक है। तो यूरिया पिलाए उसको, यूरिया ने तोड़ा तोड़ा तो CO2 बना, उस CO2 को फिर अपन लोग ने ट्यूब में कलेक्ट किया, कलेक्ट करके देखे कि अच्छा ये तो रेडियो एक्टिव था, मतलब हमारे अंदर प्रेजेंट है वो, सिंपल। और नॉर्मल अगर अपने अंदर CO2 बन रहा है मतलब बैक्टीरिया इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है, मतलब बैक्टीरिया अपने पास है ही नहीं, सिंपल। तो ये क्या हो गया, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, अपने ब्रेथ में यूरिया को डिटेक्ट किया जा रहा है ना, इसलिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, फीकल एंटीजन। अब ये सिंपल सा, ये बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, उनमें जो H पाइलोरी उनके लेटरिन में कितना निकल रहा है उस एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। ये कब किया जाता है, जैसे मान लो देखो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपका ये जो फीसेस है इसको कलेक्ट किए, पहले मान लो 10 ग्राम कॉपरो एंटीजन आ रहा था, ठीक है ना। अब अपन लोग इसको ट्रीटमेंट दिए, घटते घटते वो 5 ग्राम हो गए, तो अपने को समझ में आएगा ना, अच्छा बैक्टीरिया मरते जा रहा है इसलिए इसका एंटीजन भी घटते जा रहा है अपने बॉडी से, सिंपल। तो वही ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स और बच्चों की स्क्रीनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे कभी बायोप्सी देने में दिक्कत कर रहे हैं या फिर ये सब नहीं पी रहे, तो इसलिए उनमें फीकल एंटीजन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीजन का नाम क्या है, कॉपरो एंटीजन। तो लैब डायग्नोसिस समझ में आया, सिंपल सा। नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में स्टेन कौन था, वॉर्थिन स्टाडी सिल्वर स्टेन। मॉर्फोलॉजी क्या है, सीगल शेप मॉर्फोलॉजी। कल्चर मीडिया क्या लगा रहे हैं अपन लोग, स्किरो मीडिया या फिर चॉकलेट आकार। और बायोप्सीरियस, ठीक है, स्टेन, माइक्रोस्कोपी और बायोप्सी, सिंपल। इसमें दो था, एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट और फीकल एंटीजन। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको ट्यूब में कलेक्ट करके पता कर रहे हैं, और कॉपर एंटीजन ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए, सिंपल। अब आपको बताना क्या है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका 3-4 होता है कि एडिनो कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, बेरेट ईसोफेगस और GERD। ये अगर आप किसी आदमी में H पाइलोरी है ना तो उनको ये सब नहीं होगा, इन सब बीमारियों से वो बच जाएंगे। तो कारण बताना है कि कैसे बच जाते हैं, सिंपल। ChatGPT का रिस्पॉन्स ना होना चाहिए, अपने से सोच के बताइए। तो आपको 2 चीज़ बताना है, क्या, एक ये बताना था और क्या बताना था, और मेटाप्लेशिया बताना है, ठीक है। चलिए कंप्लीटेड।